नमस्कार, स्वागत है आपका रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के विषय में और वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जिसकी बदौलत आप मार्केट से अपडेट रहते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे होम लोन की और इसके साथ ही उन सारी जानकारियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी समझ होना निहायत ज़रूरी है। हर एक की चाह होती है कि उसका एक आशियाना हो, लेकिन वैसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए घर बनाना या खरीदना कोई बड़ी बात नहीं हो। आमतौर पर घर खरीदना या बनवाना महंगा अफेयर है और इसमें कई लाख या करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, जो एक मध्यम वर्ग के लिए परेशानी की बात होती है। पर इस परेशानी को समाप्त करने के लिए बैंक और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा होम लोन की व्यवस्था की गई है। रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कोई भी इससे वंचित न हो, ये दायित्व सरकार का होता है। इसी दायित्व का निर्वाह करने के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, जिसमें होम लोन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मकान या फ्लैट खरीदना या मकान निर्माण के लिए व्यक्ति बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण प्राप्त कर सकता है। बैंक या कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मकान बनाने या फ्लैट्स खरीदने के लिए होम लोन की व्यवस्था करते हैं ताकि लोगों के घरों के जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन लोन प्राप्त करने के लिए लोगों को बैंकों द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खड़ा उतरना पड़ता है। बैंकों की ये भी जिम्मेवारी होती है कि लोन सही हाथों में जाए ताकि उसकी वसूली में दिक्कतें ना आए। होम लोन में बैंक है या हाउसिंग फाइनेंस है, वो लोग होम लोन देते हैं, लेकिन वही है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल उनको पोसेशन से पहले से शुरू हो जाता है। लोन देने को सरल और प्रभावी बनाने के लिए बैंकों ने कस्टमर को दो कैटेगरी में बांटा है, सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास। सैलरीड क्लास में वे लोग आते हैं जो सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं। होम लोन देने की प्रक्रिया के समय बैंक नौकरी पेशा करने वालों की फॉर्म 16 की जांच करते हैं। फॉर्म 16 एक एम्प्लॉय के सैलरी का लेखा जोखा होता है जो कंपनी द्वारा साल में एक बार ही दिया जाता है, जबकि बिजनेसमैन को लोन लेते वक्त 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होता है, जिससे बैंक आश्वस्त हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी क्या है। होम लोन कई तरह के होते हैं, जैसे कि होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है बिजनेसमैन भी कर सकता है, इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी कर सकते हैं, या प्रोफेशनल्स लाइक सीए डॉक्टर वगैरह भी कर सकते हैं। होम लोन का है कि एक लिमिट बैंक ने फिक्स कर रखी है। जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनकी एनुअल जो सैलरी है उसके 5 to 6 टाइम देते हैं होम लोन, और जो प्रोफेशनल है उनके कैश एक्रूवल जो होते हैं उसके 5 to 6 टाइम का होम लोन देते हैं। जैसे कि अगर आपको सालाना सैलरी है 1 लाख, एनुअल सैलरी 1 लाख है, तो आपको 5 लाख to 6 लाख होम लोन आपकी सैंक्शन हो सकती है। सैलरीड क्लास हुए तो उनका 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप लेटेस्ट और फॉर्म 16 2 ईयर्स का हम लोग देखते हैं। उसके अलावा वो जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका लीगल एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। उसके लिए उनको प्रॉपर्टी पेपर को देना होगा, जिसको हम लोग अपने अप्रूव्ड लॉयर को देते हैं। बिजनेस क्लास के लिए 3 इयर्स ITR, 3 साल का ITR विद कंप्यूटेशन कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से कमाते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करा के उसके आधार पे। तो अभी तक आपने देखा कि होम लोन लेना आसान नहीं है, इसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके विषय में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंक तमाम प्रक्रियाओं से संतुष्ट होने के बाद ही होम लोन देता है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी ज़रूरत इस बात की है कि वो लोन लेने से पहले तमाम तरीके की जानकारी हासिल कर ले ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। पहले चरण की प्रक्रिया से आश्वस्त होने के बाद बैंकों द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें होम लोन के विरुद्ध रखे गए कागजात की जांच बैंक के लीगल एक्सपर्ट से कराई जाती है।
कागजात की जांच पूरी होने के बाद बैंक के वैल्यूअर से संबंधित संपत्ति की वैल्यूएशन की जाती है, जो लोन के अगेंस्ट में मार्गेज या गिरवी रखी जा रही है। बैंक्स के दो ये एडवाइज़र्स होते हैं, एक लीगल एडवाइज़र होता है और एक वैल्यूअर होता है। लीगल एडवाइज़र जो है वो लीगल स्टेटस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो देखते हैं, वो जांचते हैं, वो रजिस्टर 2 से वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉपर्टी में कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, अभिभार तो नहीं है, और प्रॉपर्टी जो है लीगली बिल्कुल सही है। ये काम उनका है, और वैल्यूअर हमारा काम है वैल्यू एसेस करना। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है इन टर्म्स आइदर इन फॉर्म ऑफ लैंड, तो लैंड का वैल्यू, उसमें अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है तो जिस स्टेज में कंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यू, और जब वो बिल्डर से ख़रीदते हैं तो वो जो फ्लैट है किस एरिया में है, एरिया के हिसाब से प्राइस बहुत वेरी करता है। अगर 5 लाख लोन लिया किसी ने तो उसकी प्रॉपर्टी कम से कम 8 से 10 लाख की होनी चाहिए। तो उसका जो उस पीरियड में जो इंटरेस्ट बना और प्लस लोन अमाउंट उस रियलाइजेबल वैल्यू से वो बैंक को मिल जाना चाहिए। इस ख्याल से ही बैंक लोन देती है। वैल्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मार्केट वैल्यू है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे कोई भी चीज़ तो मार्केट वैल्यू पे कोई भी चीज़ नहीं बिकता है। तो बैंक इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मार्केट वैल्यू, उसको मार्केट वैल्यू से नहीं मतलब है। उसके बाद आता है रियलाइजेबल वैल्यू। बैंक ये देखना चाहती है कि जिस प्रॉपर्टी को मैंने मॉर्गेज किया उसमें हम कितना वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। तो वो रियलाइजेबल वैल्यू से मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो गाइडेड होती है। और उसके बाद होता है एक डिस्ट्रेस वैल्यू या फोर्स सेल वैल्यू। तो डिस्ट्रेस वैल्यू है जब कोई चीज़ आप डिस्ट्रेस में बेचते हैं तो कितना मिलेगा। तो बैंक ये भी देखती है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई और हमें इसको फेंक देंगे, मान लीजिए फेंक के जैसे बेचना हुआ, तो उस समय हमको कितना वैल्यू रियलाइज करेगा। ये तीनों वैल्यू जो है एक वैल्यूअर बैंक को देता है। कई सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद बैंक उपभोक्ता को ऋण जारी कर देता है। जिस प्रकार बैंक कई बिंदुओं पर विचार करती है, उसी प्रकार कस्टमर को भी लोन लेते वक्त कई बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, ताकि बाद में उसे अफसोस ना करना पड़े। कि अगर सैलरी रहती है उन्हें फॉर्म 16 होनी चाहिए 3 ईयर की, और ये अच्छा होगा उनके लिए कि वो अपना रिटर्न भर चुके हों। और ये नहीं है कि फॉर्म 16 में उनके बहुत से अलग इनकम होते हैं, जैसे कि अदर सोर्स से इनकम होते हैं या कैपिटल गेन वगैरह नहीं शो हो पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी लिमिट कम जाती है बैंक लोन के लिए। और अगर वो इनकम बेस रिटर्न भर चुके हो तो उसके साथ कंपटीशन हो तो उससे उनकी सही लिमिट पता चलती है कि कितना ये लोन ले सकते हैं। और बिजनेसमैन है उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ उनकी बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल होनी चाहिए कि हाँ वो उतना ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रही है उनके अकाउंट में कि हाँ वो लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी बैंक्स यूजुअली ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराएं, क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाद में उसी डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब। तो बैंक्स बहुत तरह का इलीगैलिटी करता है फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, और उस प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ हम लोग को जो लोन लेने वाले हैं उन लोग के पास कोई निशाद नहीं है। और वो एक ये भी है कि उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए लोन बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोन वो लोग जो वो कहते हैं बैंकर करना पड़ जाता है। बैंक लोन लेते समय जो है या उससे पहले या बाद में जो है मेन ख्याल रखना है कि जो आप फ्लैट ले रहे हैं वो डेवलपर सही होना चाहिए, उसका मैप पास होना चाहिए। और दूसरा है कि आप अगर आपका लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो, जिससे कि आप पर इंटरेस्ट बर्डन ना आए। नहीं तो ऐसा हो कि आप स्टार्टिंग में ही सारा लोन दे दिया, आपको 2 साल या 3 साल बाद होम का पोजीशन मिल रहा है, घर का पोजीशन मिल रहा है, और इवन आप उस समय इंटरेस्ट बर्डन अपने ऊपर बियर कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपका पार्ट पेमेंट हो, और जैसे जैसे फ्लैट कंप्लीट हो रहा है या आपका घर कंप्लीट हो रहा है उसके अनुसार आप लोन लें, और समय पर रिपेमेंट करें। और आप जो है होम लोन मैक्सिमम फ्लोटिंग रेट पर मिलता है, तो आप ध्यान रखें कि वैसे तो बैंक वाले सॉफ्टवेयर है उनकी,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप मंथली या जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो, आरबीआई का गाइडलाइन है, तो आप वहाँ पर नज़र रखिए और बैंक से एक बार कांटेक्ट कर ले कि हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। होम लोन लेने के पहले उपभोक्ता को 2-4 बैंकों के बेस रेट का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। बेस रेट हर एक बैंक का एक मिनिमम स्लैब होता है, जिसको आधार मानकर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी बेस रेट से नीचे जाकर लोन नहीं दिया जा सकता। सरकारी बैंकों की अपेक्षा प्राइवेट बैंकों के बेस रेट ज्यादा होते हैं, इस कारण वहां लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। यही बात अन्य फाइनेंस कंपनियों और हाउसिंग लोन कंपनियों के साथ भी देखा जाता है। सरकारी बैंक में अनडाउटेडली प्रोसेस ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकारी बैंक जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। वहाँ कंपैरेटिव अगर कंपेयर करिएगा तो उनका जो लोन का है वो हमको लगता है कि वो बेहतर है बनिस्बत प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा पड़ता है और वो लोग तुरंत लोन दे देगा। बेस रेट के बाद उपभोक्ता को ये भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि बैंक फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कर रही है या फ्लोटिंग। जानकारों के मुताबिक फ्लोटिंग इंटरेस्ट ही उपभोक्ता को चुनना चाहिए। फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर कम इंटरेस्ट रेट आने पर उपभोक्ता को फायदा होता है। एक तो होम लोन में ये ज़रूर देखे कि उन लोग कोशिश करता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाए, जबकि आरबीआई कहता है फ्लक्चुएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बार डिक्रीज़ होता है, तो डिक्रीज रेट में भी उनको ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये देखना चाहिए ज़रूर साइन करने से पहले कि हम जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या रहेगा। आमतौर पर बैंकों द्वारा होम लोन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रहते हैं और कई बैंकों ने तो समय समय पर इंटरेस्ट रेट में कटौती कर उपभोक्ताओं को लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसी स्थिति में नए लोनी के साथ साथ पुराने कस्टमर को भी फायदा हो जाता है। फेस्टिव ऑफर जनरली दीपावली अक्टूबर दिसंबर में आता है, उसमें हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेते हैं। अभी उस ऑफ़र के अलावा जो पीरियड है उस पीरियड में प्रोसेसिंग चार्ज नॉमिनल 0.25% ऑफ सैंक्शन लोन है अभी एज ऑन डेट। और हमारे बैंक में अभी प्री रीपेमेंट चार्ज नील है। ये भी बड़ी चीज़ है, सभी बैंकों में ये सुविधा नहीं है। अगर किसी वजह से कोई बोरोवर चाहता है कि जो उसका नियत अवधि है लोन रिपे करने का 10 साल 15 साल, उसके बीच में भी अगर लोन वो रिपे करना चाहता है तो जो भी अमाउंट है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट हम लोग लेकर के उसमें किसी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं लगाते हैं। ये हमारे यहाँ हाउसिंग लोन में अभी प्रोसेसिंग चार्ज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा फ्री कर दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है 10%, जो कि बेस रेट के इक्वल, बेस रेट ही है, बेस रेट के बराबर है। बेस रेट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ऐड है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है, लेकिन ये भी सच है कि कई ऐसे पहलू हैं जिन पर बैंक पहले प्रकाश नहीं डालता। इसके विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। धोखाधड़ी और विवादों के अलावा भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर उपभोक्ता को होम लोन लेने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, ताकि वो अनावश्यक पचड़ों में ना फंसे। कस्टमर बैंकों के बेस रेट, फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट फॉर्मेट को जानने के बाद ये भी आश्वस्त हो ले कि लोन लेने में बैंकों द्वारा कितना प्रोसेसिंग चार्ज लिया जा रहा है। कभी कभी कुछ बैंकों द्वारा ऐसे चार्जों में छूट दे दी जाती है जो कस्टमर के लिए बड़ी राहत हो सकती है। कस्टमर को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि बैंकों के पास प्री मैच्योर पेमेंट पर क्या नियम है। अमूमन कई बैंक प्री मैच्योर पेमेंट पर उपभोक्ता से पेनाल्टी चार्ज लेते हैं। कुछ बैंक है पेनाल्टी चार्ज करती है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि फ्री मार्केट हो रहा है, तो बैंक वगैरह जो है इसके लिए माफ़ करे। जैसे SBI वगैरह का स्कीम है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा, या अदर प्रोसेसिंग जो भी है उसमें माफ़ी रहती है। तो
तो मैं बैंक का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी है आप एक बार बैंक से कंसल्ट कर ले कि क्या है उसमें, अगर हम प्रीपेमेंट करते हैं लोन का। अगर आप लोन लिए और आपको महसूस हुआ नहीं 2 साल के बाद हमको बंद कर देना है, मेरे पास फंड आ गया, तो आप बंद करते हैं, उस कंडीशन में बैंक कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। बैंक, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी या किसी अन्य फाइनेंसिंग कंपनी द्वारा लोन लेना एक व्यक्ति की जरूरत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर लोन की अदायगी एक नियत समय पर करना भी उसका दायित्व होना चाहिए। कानूनविदों और जानकारों के मुताबिक उपभोक्ता को लोन लेने के पूर्व ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वो नियत समय पर पैसों की वापसी कर पाने में सक्षम है। प्रतिकूल स्थिति में उपभोक्ता कानूनी अड़चनों में फंस सकता है। लोन लेने के वक्त हम तो श्योर होते हैं कि हम पे ऑफ कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं कर सके तो हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को, और ज़रूर सोचना चाहिए 10-4 बैंक में बात करें किससे लेना चाहिए किससे नहीं। खाली मिल रहा है लोन, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई निशाद नहीं है। एक बार जब लोन ले लिया तो आपको पे ऑफ करना है, ये तो श्योर है। नहीं पे करिएगा तो जो प्रॉपर्टी है वो आपसे ले लेगा, जो गारंटर है उससे आपको वसूल लेगा, जो को एक्सटेंसिव होता है गारंटर का भी। जो उनकी क्षमता हो, फ्लैट्स ये नहीं कि इस लालच में पढ़ करके हम बहुत बड़ा मकान ले लें और फिर उसका किस्त की अदायगी में हमें दिक्कत हो। जो उनकी क्षमता है वो अवश्य देखें, और फिर भी किसी वजह से अगर बीच में क्राइसिस होती है, कोई विपत्ति आती है, तो बैंक उसको लोन को थोड़ा डिफ़र करता है, उसका जो ओरिजिनल रिपेमेंट शेड्यूल रहता है थोड़ा आगे बढ़ाता है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में ही जनरली जो भी बोरोवर हैं या जो भी आवेदक हैं हाउसिंग लोन में, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि वो अपनी क्षमता अवश्य देखें और उसके अनुरूप लें। बैंक हमेशा ही तैयार रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी कम समय में उनका ऋण हम लोग स्वीकृत करें, और हमसे एक अपेक्षा रहती है बोरोवर से कि वो जो भी उनका इंस्टॉलमेंट या ब्याज जो फिक्स रहता है EMI उसको समय समय पर दें, ताकि फिर हम दोगुने उत्साह के साथ दूसरे कस्टमर जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी हम सेवा दे सकें। लोन की स्वीकृति देने के पहले बैंक और अन्य फाइनेंशियल कंपनियां पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती हैं कि जिसे लोन दिया जा रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। इसको और भी फुल प्रूफ बनाने के लिए सैलरी और एनुअल इनकम के अनुपात में ही लोन की राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। सैलरीड क्लास के लिए जो है अप टू 20,000 अगर सैलरी है तो उसका 36 टाइम्स तक हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, और 20,000 से 1 लाख के बीच 48 टाइम्स ऑफ सैलरी, और अगर उससे भी ऊपर है तो 54 टाइम्स। और अगर 20,000 का सैलरी है और वो 36 टाइम हम लोग दे रहे हैं, अगर उनको और भी ज़रूरत है इसमें तो हम लोग हायर अथॉरिटी से डेविएशन लेके जो भी और बढ़ सकता है तो करते हैं हम लोग। मतलब ये नहीं है कि 36 टाइम्स ही देंगे, अगर 40 टाइम्स है तो 40 टाइम्स के लिए भी ऊपर बात करके दिया जा सकता है। हाउसिंग लोन जहां एक और आम लोगों के लिए ज़रूरतों को पूरा करने का एक अच्छा माध्यम है, वहीं दूसरी ओर हायर इनकम ग्रुप के लिए टैक्स से छूट दिलाने का भी अच्छा माध्यम है। रीपेमेंट जो लोग करता है होम लोन का, उसमें उसको टैक्सेशन का रिलीफ भी मिलता है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं और टैक्सेशन रिलीफ नहीं लेते हैं, तो जिस कारण भी उनको प्रॉब्लम होता है। इनकम टैक्स रिलीफ देता है होम, 1.5 लाख रुपया तक का इंटरेस्ट का रिलीफ दे दिया, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उसके बाद है क्या कि अगर हम लोन लिए हुए हैं, रेंट भी लगाए हैं, तो मेरा लॉस पर अगर मेरा जा रहा है तो लॉस सेट ऑफ मिलता है टोटल इनकम से। वो सब चीज़ को लोग ध्यान नहीं देता है, लोग जानता नहीं है, लोग को मालूम कर लेना चाहिए। हाउसिंग या होम लोन के बहुत से प्लस और कुछ निगेटिव पॉइंट हैं। निगेटिव भी तब जब उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाए। ये तय उपभोक्ता को करना है कि लोन के सकारात्मक पक्ष का भरपूर फायदा उठाए, जिसके लिए बैंक प्रतिबद्ध भी है, और अपनी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक घर की जरूरत को पूरा करे। तो दोस्तों, बैंकों की होम लोन की जो प्रक्रिया जितनी जटिल दिखती है, वास्तव में वो उतनी जटिल है नहीं। बैंक और फाइनेंस कंपनी के कुछ बिंदुओं पर खरा उतरकर हम आसानी से होम लोन पा सकते हैं और अपने सपने के घर को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात जिस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है उपभोक्ता को, वो है अपनी पेइंग कैपेसिटी।
तो आपके पास यदि कोई सुझाव है हमारे प्रोग्राम के लिए या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।